हेलो एंड वेलकम टू स्टडी IQ IAS। माय नेम इज अमृत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डेली न्यूज रिपोर्ट फॉर यूपीएससी। लेट्स स्टार्ट दिस बुलेटिन विद द हेडलाइंस। सिंगापुर पहुंचे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। 4 एरियाज में हुआ इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट्स, स्ट्रैटेजिक कोऑपरेशन तक पहुंची पार्टनरशिप। चाइना के फर फार्म्स में मिले डजन्स ऑफ वायरसेस, साइंटिस्ट ने दी सीरियस वार्निंग। ह्यूमैनिटी पर फिर आ सकता है कोविड जैसा थ्रेट। और 5 सितंबर को सेलिब्रेट हुआ टीचर्स डे। सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी पर सेलिब्रेट किया जाता है ये डे। इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आइए शुरू करें। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी ने इंडिया ग्राफीन इंजीनियरिंग एंड इनोवेशन सेंटर IGEIC इनिशिएटिव को लॉन्च किया। इसे विकसित भारत एट 2047 के तहत एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव के रूप में देखा जा रहा है। IGEIC अपनी तरह की एक नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनी है। कंपनीज एक्ट 2013 के सेक्शन 8 में एसोसिएशंस एंड नॉट फॉर प्रॉफिट कंपनीज रजिस्टर होती हैं। कॉमनली इन्हें सेक्शन 8 कंपनीज के नाम से भी जाना जाता है। रादर देन मेकिंग प्रॉफिट्स, ये कंपनीज चैरिटेबल पर्पसेस के लिए काम करती हैं। ड्यू टू दिस इन्हें कुछ बेनिफिट्स दिए जाते हैं। मोरओवर कुछ रूल्स से कंप्लायंस से इन्हें एग्जेम्प्ट भी किया जाता है। IGEIC को ग्राफीन टेक्नोलॉजी के कमर्शियलाइजेशन में एक इंपॉर्टेंट हब के रूप में परफॉर्म करना है। देखिए, ग्राफीन कार्बन का एक 2D एलोट्रोप है। एक्चुअली नेचर में कार्बन कई फॉर्म्स में पाया जाता है जिन्हें एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन कहते हैं। इसमें कार्बन मॉलिक्यूल्स की सिंगल लेयर हेक्सागोनल लैटिस में अरेंज्ड रहती हैं। ग्राफीन हैज एप्लीकेशंस इन मेनी फील्ड्स which includes electronics, biomedical, defense and ultra sensitive sensors। इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इसे सुपर कैपेसिटर्स, टच स्क्रीन्स, एनर्जी स्टोरेज में यूज किया जाता है। बायोमेडिकल में टारगेटेड ड्रग डिलीवरी में ग्राफीन का इस्तेमाल होता है। एनवायरमेंटल मॉनिटरिंग के लिए ग्राफीन का यूज करके अल्ट्रा मॉनिटरिंग सेंसर्स प्रिपेयर किए जाते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की विजिट के बाद अब सिंगापुर पहुंचे हैं। इस ओकेजन पर वो सिंगापुर के प्राइम मिनिस्टर लॉरेंस वोंग से मिले। ड्यूरिंग दिस इंडिया सिंगापुर के बायलैटरल रिलेशंस को कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन तक एलिवेट किया गया। प्राइम मिनिस्टर मोदी ऑल्सो मेट प्रेसिडेंट थर्मन षणमुगरत्नम ड्यूरिंग द विजिट। वे सिंगापुर के इंडियन ऑरिजिन के इकोनॉमिस्ट हैं। इस दौरान इंडिया एंड सिंगापुर के बीच 4 MOUs साइन हुए। यू शुड नो कि MOU स्टैंड्स फॉर मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। बेसिकली ये अग्रीमेंट्स डिजिटल टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर्स, हेल्थ एंड स्किल्स के फील्ड में हुए हैं। इंडिया एंड सिंगापुर सेमीकंडक्टर क्लस्टर के डेवलपमेंट के लिए साथ काम करेंगे। सेमीकंडक्टर के डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग के लिए रिक्वायर्ड स्किल डेवलपमेंट पर भी काम किया जाएगा। हेल्थ केयर एंड फार्मास्यूटिकल्स की फील्ड में ह्यूमन रिसोर्सेज के डिपार्टमेंट पर भी काम किया जाएगा। ऑल्सो इंडिया के हेल्थ प्रोफेशनल्स को सिंगापुर में काम करने के लिए इनकरेज किया जाएगा। इस ओकेजन पर एक ऐसा एस्पेक्ट सामने आया जिस पर इंडिया एंड सिंगापुर दोनों ने अपना कंसर्न एक्सप्रेस किया। एक्चुअली साउथ एशिया इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग रीजन्स इन द वर्ल्ड। इंडिया भी वर्ल्ड में फास्टेस्ट ग्रो करने वाली लार्ज इकोनॉमी है, बट इंडिया समेत साउथ एशिया GDP पर कैपिटा के एस्पेक्ट में पीछे है। करेंटली इंडिया की GDP पर कैपिटा $2730 हैं। वहीं USA में ये फिगर $85,370 हैं। जर्मनी में $54,290, जापान में $33,140 एंड चाइना में $13,140 है। यू शुड नो कि सिंगापुर साउथ एशिया में मैरीटाइम पार्ट का हिस्सा है। साउथ ईस्ट एशिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड करके देखा जाता है, मेनलैंड पार्ट एंड मैरीटाइम पार्ट। मेनलैंड पार्ट इंक्लूड्स म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, वियतनाम एंड कंबोडिया। वहीं मैरीटाइम पार्ट में सिंगापुर, इंडोनेशिया, ब्रुनेई एंड फिलीपींस शामिल हैं। सिंगापुर को लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है। व्हाट इज सिंगापुर? क्या एक सिटी है, कंट्री है या फिर आइलैंड है? सिंगापुर एक्चुअली इन तीनों ही कैटेगरीज में आता है। ये एक सिटी एंड आइलैंड नेशन है और वर्ल्ड में ये अपनी तरह का एकमात्र कॉम्बिनेशन है। लुक एट द मैप ऑन द स्क्रीन। सिंगापुर पेनिनसुलर मलेशिया के साउथ में लोकेटेड है। ये कंट्री 60 से ज़्यादा स्मॉल आइलैंड से मिलकर बनी है। द मोस्ट प्रोमिनेंट एंड मोस्ट पॉपुलेटेड आइलैंड इज कॉल्ड सिंगापुर। सिंगापुर ही कैपिटल सिटी भी है। इट इज़ नोटवर्दी कि आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से मतलब ऐसे सॉवरेन नेशंस से है जिनकी टेरिटरी में एक या फिर एक से ज़्यादा आइलैंड्स या फिर आइलैंड्स के कुछ पार्ट्स शामिल होते हैं।
इंडिया में 5 सितंबर को टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाता है। यह दिन इंडिया के फॉर्मर प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर सेलिब्रेट होता है। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन वॉज अ ग्रेट टीचर ऑफ आवर कंट्री। उनकी ये सोच थी कि टीचर्स शुड बी द बेस्ट माइंड्स इन द कंट्री एंड दिस इज एब्सोल्युटली करेक्ट। किसी भी कंट्री के फ्यूचर को शेप करने में टीचर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इंडिया में तो एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम में गुरु शिष्य ट्रेडिशन की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस थी। अगर प्रेजेंट की बात की जाए तो ज़रूर टीचर के पोस्ट की डिग्निटी थोड़ी बहुत डिक्रीज हुई है। अब लोग स्कूल टीचिंग की जॉब चूज इसलिए करते हैं क्योंकि दूसरे सभी ऑप्शंस खत्म हो चुके हों। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं जो बड़े होकर टीचर बनने के बारे में ड्रीम रखते हैं? ये नंबर बहुत कम है। इसका रीज़न ये है कि टीचर की पोस्ट को डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, सिविल सर्विसेज की तरह ग्लोरीफाई नहीं किया जाता। ये प्रॉब्लम एक्चुअली इंडिया में हर प्रोफेशन के साथ है। हम हर प्रोफेशन के लोगों को इक्वल रिस्पेक्ट नहीं देते। वेयरएज एवरी प्रोफेशन हैज़ इट्स ओन रोल। फील्ड्स में ग्रेन्स ग्रो करने वाले फार्मर्स से लेकर शॉप्स रन करने वाले शॉपकीपर्स तक एंड स्कूल में पढ़ा रहे टीचर्स तक, कोई इंडिविजुअल क्या काम करने में कंफर्टेबल है और क्या करना चाहता है, ये उसका पर्सनल डिसीजन होना चाहिए। ड्यू टू द प्रेशर ऑफ सोसाइटी, इंडिविजुअल्स कुछ सेलेक्टेड प्रोफेशंस में ही काम करना चाहते हैं एंड देन वो उन प्रोफेशंस में अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाते। टीचिंग जॉब्स भी लोग एक लास्ट ऑप्शन के रूप में एक्सेप्ट करते हैं। यू शुड नो कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन इंडिया के फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट एंड सेकंड प्रेसिडेंट थे। प्रेसिडेंट बनने के बाद उनके कुछ पुराने स्टूडेंट्स ने उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की डिजायर एक्सप्रेस की, बट उन्होंने किसी भी तरह के पर्सनल सेलिब्रेशन के लिए रिफ्यूज किया और उन्होंने देश भर के टीचर्स को ऑनर करने के डिजायर को एक्सप्रेस किया। इस तरह उनकी बर्थ एनिवर्सरी के ओकेजन पर इंडिया में टीचर्स डे सेलिब्रेट किया जाने लगा। डॉक्टर राधाकृष्णन 20th सेंचुरी के इंडिया के ग्रेट थिंकर्स में से एक थे। उन्होंने द फिलॉसफी ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर एंड इंडियन फिलॉसफी नाम की बुक्स भी लिखी। उन्होंने हिंदुइज्म को डिफाइन करने का काम किया, साथ ही वेस्टर्न कंट्रीज एंड इंडियन फिलॉसफी के बीच एक ब्रिज का काम किया। उनका कहना था कि वेस्टर्न कंट्रीज इंडियन फिलॉसफी को इसलिए क्रिटिसाइज करती थीं क्योंकि वो इंडियन फिलॉसफी के बारे में अनइन्फॉर्म्ड थी। वे 20th सेंचुरी में अद्वैत फिलॉसफी ट्रेडिशन के बड़े सपोर्टर थे। उन्होंने आदि शंकराचार्य की अद्वैत दर्शन को मॉडर्न टाइम्स के हिसाब से डिफाइन किया। अद्वैत दर्शन के अकॉर्डिंग ओनली ब्रह्मा इज द ट्रुथ, एवरीथिंग एल्स इज एन इल्यूजन, दैट इज बाकी हर वस्तु माया है। इसके अकॉर्डिंग सोल एंड ब्रह्म में कोई डिफरेंस नहीं है। देयरफॉर जिस आत्मा को ब्रह्म की जानकारी मिल जाती है, नॉलेज मिल जाता है, उसे मोक्ष प्राप्त हो जाता है। कोविड का टाइम मॉडर्न हिस्ट्री की बिगेस्ट ट्रेजेडीज में से एक है। ऐसा लग रहा था कि ये पीरियड वर्ल्ड को कई बड़े लेसन्स देके जाएगा। ह्यूमन बीइंग्स को ये समझ आएगा कि अर्थ पर सिर्फ ह्यूमंस का राइट नहीं है। एनिमल्स के आर्बिट्रेरी यूज के एटीट्यूड पर रोक लग जाएगी, बट ह्यूमन बीइंग्स के नेचर में ऐसा कोई बड़ा चेंज देखने को नहीं मिला। अब ये न्यूज़ सामने आई है कि चाइना के फर फार्म्स में डजन्स ऑफ वायरसेस मिले हैं। इनमें से कुछ वायरसेस तो कंप्लीटली न्यू हैं एंड ह्यूमंस के बीच स्प्रेड होने की एबिलिटी भी रखते हैं। एडवर्ड होम्स एक वायरोलॉजिस्ट हैं। कोविड-19 के समय भी उन्होंने रिसर्च की थी। वो क्लेम करते हैं कि अगर वर्ल्ड में अब कोई नया पैंडेमिक स्प्रेड होता है तो इसमें ग्लोबल लेवल पर फर इंडस्ट्री का मेजर रोल होगा और उनके अकॉर्डिंग दुनिया भर में स्प्रेड हुई फर फार्मिंग इंडस्ट्री को क्लोज कर देना चाहिए। रीसेंट रिसर्च में कई तरह के वायरसेस मिले हैं, जिनमें सबसे ज्यादा कंसर्न पिपिस्ट्रेलस बैट HKU5 वायरस को लेकर है। ये वायरस मिडिल ईस्ट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस मर्स का रिलेटिव है, जो कि ह्यूमंस के लिए बहुत डेंजरस हो सकता है। देखिए, ह्यूमंस ने लग्जरी के नाम पर कई हॉबीज को नर्चर किया है। फर फार्म्स भी इन हॉबीज का ही एग्जाम्पल है। एक्चुअली फर का मतलब हुआ एनिमल स्किन या फिर हेयर से बने क्लोथ्स। इन्हें वेयर करना एक स्टेटस सिंबल है आज के ज़माने में। इंक्रीज्ड अवेयरनेस की वजह से इनकी डिमांड ग्रेजुअली डिक्रीज तो हो रही है, बट फर फार्म इंडस्ट्री कुछ लग्जरी ब्रांड्स की नीड है। इन फर फार्म्स में एनिमल्स को सिर्फ उनके स्किन एंड हेयर के लिए रेज किया जाता है। सारा प्रोडक्शन सिर्फ रेज किए गए एनिमल से नहीं हो पाता। कुछ एनिमल्स को फॉरेस्ट से भी पकड़ा जाता है एंड यहीं से एनिमल टू ह्यूमन ट्रांसमिशन का रिस्क बढ़ जाता है। ड्यूरिंग कोविड इन इंडस्ट्रीज को क्लोज करने की स्ट्रॉन्ग डिमांड उठी थी। कुछ कंट्रीज ने उस समय इसे बैन भी किया था, बट आज भी ग्लोबल लेवल पर हर साल अराउंड 100 मिलियन एनिमल्स को सिर्फ उनके फर के लिए रेज कर उन्हें किल कर दिया जाता है। यूके फर्स्ट कंट्री था जिसने फर फार्मिंग को 2000 में बैन कर दिया था।
यूरोप की कई कंट्रीज में फर फार्मिंग पर बैन लगा हुआ है। ईयर 2018 में इंडिया ने सील के फर पर बैन लगाया। अपार्ट फ्रॉम दिस, मिंक्स एंड फॉक्स फर के इंपोर्ट को भी बैन किया गया है। नाउ इट इज टाइम फॉर द टर्म ऑफ द डे। टुडेज टर्म ऑफ द डे इज गोपुरम। साउथ इंडिया में टेंपल कोर्टयार्ड के चारों तरफ रैम्पर्ट्स बिल्ड किए जाते हैं। इनके एंट्रेंस गेट्स काफी ह्यूज होते थे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है। इन गोपुरम्स को क्राफ्ट्समैनशिप के थ्रू डेकोरेट किया जाता था। चोला पीरियड के गोपुरम्स टेंपल से भी ज्यादा फेमस हैं। नाउ वी विल ट्राई टू गो थ्रू सम फेमस गोपुरम्स ऑफ इंडिया। मदुरई में लोकेटेड मीनाक्षी टेंपल में अपने ह्यूज एंड कलरफुल गोपुरम के चलते ये काफी फेमस है। मीनाक्षी टेंपल के गोपुरम में बारीक नक्काशी और सजीव चित्रण दिखाई देते हैं, जो टेंपल के रिलीजियस सिग्निफिकेंस को डिपिक्ट करते हैं। ऐसे ही हम्पी का विरूपाक्ष टेंपल अपने ह्यूज गोपुरम के लिए जाना जाता है, जो कि हम्पी के हिस्टोरिकल हेरिटेज का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तमिलनाडु के श्रीरंगम के टेंपल में भी कई गोपुरम्स हैं, जिनमें सबसे बड़ा गोपुरम राजा गोपुरम है। आइए देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। नेशनल वन हेल्थ मिशन के तहत पेंडेमिक प्रिपेयर्डनेस को असेस करने के लिए एक मॉक ड्रिल कंडक्ट की गई। इट वाज कॉल्ड विषाणु युद्ध अभ्यास। ये राजस्थान के अजमेर में 5 डेज तक कंडक्ट हुई थी। इस एक्सरसाइज का एम नेशनल ज्वाइंट आउटब्रेक रिस्पांस टीम NJORT की प्रिपेयर्डनेस एंड रिस्पांस को इवेल्युएट करना था। ये टीम ह्यूमन हेल्थ, एनिमल हस्बेंड्री एंड वाइल्ड लाइफ सेक्टर्स के एक्सपर्ट्स को मिलाकर फॉर्म की गई थी। ये ड्रिल 2 मेन एस्पेक्ट्स पर बेस्ड थी। फर्स्ट वाज कि मॉक आउटब्रेक के लिए रिस्पॉन्सिबल वायरस को डिटेक्ट एंड आइडेंटिफाई करना। सेकेंड वाज कि ह्यूमंस एंड एनिमल्स में डिजीज के स्प्रेड को कंट्रोल करने के लिए एक्शन इनिशिएट करना। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट वाराणसी में एक वैदिक 3D म्यूजियम कंस्ट्रक्ट करेगी। इस म्यूजियम को वाराणसी के ही संपूर्णानंद संस्कृत यूनिवर्सिटी में लोकेट किया जाएगा। ये स्टेट ऑफ द आर्ट म्यूजियम इंडियन एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी एंड वैदिक लिटरेचर को डेडिकेटेड होगा। ये म्यूजियम वैदिक लिटरेचर के इवोल्यूशन को इंपॉर्टेंस देगा, जिसमें 16 संस्कारों, 64 कलाओं और 18 विद्या स्थानम को इंक्लूड किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ये म्यूजियम इंडियन सेजेस एंड सेंट्स के कॉन्ट्रीब्यूशंस को हाईलाइट करेगा एंड शास्त्रार्थ के ट्रेडिशन को रिवाइव करने के लिए एक प्लेटफॉर्म के रूप में काम करेगा। फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस FWDA कंपनी ने इंडिया की फर्स्ट इंडिजिनस अनमैन्ड कॉम्बैट एरियल व्हीकल के सक्सेसफुल लॉन्च की अनाउंसमेंट की है। इस फाइटर एयरक्राफ्ट को FWD-200B नाम दिया गया है। इसे मीडियम एल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस मेल अनमैन्ड एरियल व्हीकल के रूप में क्लासिफाई किया गया है। इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 102 kg है एंड ये अपने साथ 30 kg के पेलोड को कैरी करने में कैपेबल है। इसे सर्विलांस के लिए ऑप्टिकल पेलोड एंड एयर स्ट्राइक्स एंड बॉम्बिंग के लिए मिसाइल्स जैसे वेपन्स से इक्विप्ड किया गया है। ये 12,000 फीट की हाइट तक फ्लाई करने में कैपेबल है, बट ये 15,000 फीट की मैक्सिमम हाइट तक भी जा सकता है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 250 किलोमीटर्स पर आवर है एंड ये 7 आवर्स एंड 800 किलोमीटर्स तक फ्लाई करने की एबिलिटी रखता है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंटरनेशनल मार्केट्स में इंडियन अल्कोहलिक एंड नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस को प्रमोट करने की प्लानिंग कर रही है। एपिडा यानी एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी मेजर फॉरेन डेस्टिनेशंस में एक्सपोर्ट को इंक्रीज करने के लिए काम कर रही है एंड फॉर दिस नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में $1 बिलियन के एक्सपोर्ट का टारगेट सेट किया गया है। एपिडा ने कहा कि इंडिया करंटली अल्कोहलिक बेवरेजेस के एक्सपोर्ट में 40th पोजीशन पर है। ऐसे में एक्सपोर्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से इमेंस पॉसिबिलिटीज दिख रही हैं। पेरिस पैरालंपिक्स 2024 के 7th डे पर इंडियन एथलीट्स की अमेजिंग परफॉर्मेंस जारी रही। 7 डे इंडिया ने 4 मेडल्स जीते, जिसमें 2 गोल्ड मेडल्स भी शामिल हैं। इन गोल्ड मेडल्स को हरविंदर सिंह एंड धर्मवीर ने डिफरेंट कॉम्पिटिशंस में जीता। हरविंदर सिंह ने आर्चरी रिकर्व ओपन फाइनल में गोल्ड मेडल जीतकर एक हिस्टोरिक रिकॉर्ड अपने नाम किया। ये पैरालंपिक्स या ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले फर्स्ट एंड द ओनली इंडियन आर्चर बन गए। वहीं मेंस क्लब थ्रो में F51 के फाइनल में धर्मवीर ने 34.92 मीटर्स के डिस्टेंस तक थ्रो कर गोल्ड मेडल जीता। उन्होंने इस थ्रो के जरिए एशियन रिकॉर्ड को भी ब्रेक कर दिया।
Now it's time to see questions based on the bulletin. First question is, recently which state government has made an announcement to build Vedic 3D museum? Uttarakhand, Uttar Pradesh, Tamil Nadu or Madhya Pradesh? Second question is, what are the attractive gates of South Indian temples called? Shikhar, Gopuram, Mandapam or ramparts? Now let's jump on to the answers of the questions which were asked in the previous bulletin. First question was, consider the following statements. Prime Minister Narendra Modi is the first Indian Prime Minister to pay a bilateral visit to Brunei. The capital of Brunei is Bandar Seri Begawan. Brunei is the only country in the world with a monarchical tradition. Choose the correct statement or statements from the above. Only 1 and 2, only 2 and 3, only 1 and 3 or all 3. Correct answer is option A, only 1 and 2. Second question was, in which city was the 27th National Conference on E-Governance organized? New Delhi, Mumbai, Bengaluru or Ahmedabad? And the correct answer is option B, Mumbai. तो दोस्तों आज के इस एपिसोड में बस इतना ही. टू गेट पीडीएफ ऑफ दिस बुलेटिन ऑन डेली बेसिस ज्वाइन मी ऑन अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल. कल मॉर्निंग 9 AM आपसे फिर से मुलाकात होगी डेली न्यूज रिपोर्ट के नए एपिसोड में. टिल देन स्टे ट्यून विथ स्टडी IQ IAS. थैंक्स फॉर वॉचिंग.